हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 की चैप्टर 1 करवाई थी, तो आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ा रही हूं और इसका चैप्टर 2 लाई हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं आपको तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करनी है। तो इसका जो नाम है वो आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक, मतलब कि आखेटक से लेके भोजन उत्पादक तक के बीच में जो परिवर्तन हुआ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसमें एक लड़का है जिसका नाम है तुषार। वो रेल यात्रा करता है। तो वो रेल यात्रा करते समय अपने रिश्तेदार के घर जा रहा होता है दिल्ली से चेन्नई। तो उसकी जो सीट होती है वो खिड़की की तरफ होती है। तो वो खिड़की की तरफ बैठा होता है। वो क्या देखता है कि जब रेल इतनी तेज़ी से जा रही है तो वो जो खेत खलिहान जो उसको पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो बहुत तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तो उसके साथ उसके अंकल भी थे। तो उन्होंने उसके कंधे पे हाथ दिया और कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की है। बस। तो इसके कुछ दशक बाद आई हैं। तो तुषार सोच में पड़ गया। क्या सोचने लगा कि तुषार सोच में पड़ गया कि अगर ये रेल यात्रा अभी इतनी पहले शुरू हुई है तो क्या इससे पहले लोग यात्राएं नहीं किया करते थे? क्या इससे पहले लोग नहीं जाया करते थे कहीं? तो इस तुषार के जो कन्फ्यूज़न है या क्वेश्चन है, इनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या सच में पहले के लोग यात्रा नहीं किया करते थे, या करते थे तो कैसे करते थे। तो चलिए इसका चैप्टर का जो पहला टाइटल है, हमारा जो पहला टॉपिक है इसका, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आरंभिक मानव। पहला टॉपिक है आरंभिक मानव और आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। इसमें बोला जा रहा है कि जो आरंभिक मानव, जो प्राचीन काल के मानव थे, वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो इसमें पहले लिखा है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। अभी की बात नहीं हो रही है, 20 लाख वर्ष पहले की बात हो रही है। तो आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक कहते हैं। इसका कारण है कि वो अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकते हैं, अपने भोजन को ढूंढते हैं, उसको जमा करते हैं, इसलिए इनको ये नाम दिया गया है। इंतजाम करते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और मछली चिड़ियाँ पकड़ते हैं। फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। ऐसा करने के कई कारण हैं। जो ये घूमते हैं, इनके कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला कारण बताया जा रहा है इसका जो पहला कारण है ये इसमें बताया जा रहा है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के जो पौधे हैं, जो फल हैं, जो जानवर हैं, वो खाकर वो उन्हें समाप्त कर देते हैं। इसीलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो पहला कारण तो ये बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी फैमिली में कोई जॉब करता है और एक ही जॉब करने वाला है और वो कुछ महीने जॉब करके घर पे आता है, उसकी जो अर्निंग है वो घर पे बैठ के उसको खाकर समाप्त कर देता है। तो फिर उसे खाने के लिए या फिर घर चलाने के लिए उससे पैसे चाहिए ना, तो फिर उसके लिए तो बाहर जाएगा ही। तो इसी प्रकार से इनकी भी बात की जा रही है। और इसमें जो दूसरा कारण बताया जा रहा है वो है कि जानवर जो थे, जानवर अपने शिकार के लिए या हिरन या जो मवेशी थे, वो अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे और इनके पीछे जो शिकारी थे वो भी जाया करते थे ताकि उनका शिकार कर पाए। और तीसरा कारण बताया जा रहा है इसमें कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते थे। जैसे कि आपको भारत की विविधता के बारे में पता ही है, या फिर कहीं पे भी बहुत सारे वन पाए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग पौधे जो होते हैं वो अपना फल लगाते हैं, पत्तियाँ गिराते हैं। तो वो मतलब घूमते थे कि कहाँ पे मिलेगा जो पौधा जिसमें फल लगा होगा, है ना, उसकी तलाश में। तो चौथा इसमें कारण बताया जा रहा है कि जो पानी के बिना किसी भी पेड़ पौधे या प्राणी की जो जीवन है वो जीवित रहना संभव नहीं है। पानी झील झरनों और नदियों से ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी बनी रहती है। और
इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। ये बोल रहे हैं कि जो पानी है एक ऐसी आवश्यकता है मनुष्य के लिए कि मनुष्य या जानवर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्राणी के लिए, कि वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो वो पानी की तलाश में इधर उधर घुमा करते थे। जबकि वो सूखे इलाके में अगर है तो वो पानी के लिए तो जाएंगे ही घूमने। और इसमें जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियाँ, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों का हथियार और औजार बनाया जाता था। किस चीज़ का? लकड़ियों का और पत्थरों का। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। इनके जो लकड़ी और जो पत्थर के जो औजार थे उनका ये प्रयोग फल फूल काटने, जानवरों के खाल उतारने और हड्डी मांस काटने में किया करते थे। आगे है कि कुछ के साथ हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे लगाए जाते थे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे जो अभी जो सीज़न गया है हमारा, अभी जो धान वान कट रही थी तो उस टाइम जो काटने वाले होते हैं उनके हाथ में एक लोहे की जो हँसुआ बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, वो होती है। उसमें एक जो लकड़ी के हैं जो मुठ लगे होते हैं जिसको पकड़ कर काटने में आसानी होती है फसल को। तो इस टाइम भी वो इसमें लगाया करते थे ताकि इनको काटने में आसानी हो। तो आगे बताया गया है कि इनमें पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। जो पहले के जो पत्थर के उसके कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, यहाँ तक तो हो ही गया है हमारा, फिर से मैं वहीं पे अटकी हुई हूँ। और आगे है कि कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ऐसा नहीं है कि बस उससे औजार ही बनाते थे, उसका उपयोग ईंधन के लिए भी, मतलब कि कुछ अगर पकाना हो तो उसका भी जलाया करते थे लकड़ियों को ये लोग। इसमें पत्थर के औजारों का उपयोग बताया गया है कि जो पत्थर है, ये जो आपको ये जो पत्थर दिख रहा है इसका जो बायां भाग है उसका जो प्रयोग है वो खाद्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और इसका जो दाहिना भाग है वो जानवरों की खाल को उतार कर वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था, क्योंकि दाहिने जो भाग है वो सुई की तरह नुकीले होते थे। रहने की जगह निर्धारित करना, इसका जो अगला टॉपिक है कि रहने के लिए जो जगह निर्धारित किए जाते थे इन लोगों के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है कि इसमें आगे है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। इसमें जो आपको लाल स्पॉट्स दिख रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। तो इसमें जो आपको दिख रहा है ये भीमबेटका और ये यहाँ पे कुरनूल, तो ये सब जो दिख रहा है ये पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया स्थल है। और इसमें जो यहाँ पे जो आपको संकेत दिख रहा है कि जो लाल कलर के स्पॉट्स हैं ये यहाँ पे पूरा पाषाण है, ये जो पूरा पाषाण है ये, और उसके नीचे जो है नवपाषाण है। ये जो कलर आपको दिख रहे हैं नवपाषाण है, और ये जो कलर दिख रहे हैं वो महापाषाण के स्थल हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। और आगे चलिए देखते हैं कि इसमें अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो इसी के बारे में कुछ है कि चूँकि पत्थर के उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं जहाँ पे अच्छे किस्म के, मतलब कि देखिए क्वालिटी शुरू से ही मायने रखता है हमारे लिए। हम आज भी किसी भी अगर वस्तु को खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी को देखते हैं पहले। तो पहले भी लोग, ऐसा नहीं है कि पत्थर का ही यूज करते थे तो ऐसा वैसा पत्थर नहीं, वो उसके लिए अच्छी क्वालिटी वाले पत्थर को लाते थे और उसको देखते थे, परिष्कृत करते थे और उसका औजार बनाते थे। जिसमें एक भीमबेटका गुफा जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, इसके बारे में बताया गया है कि इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदरियाएँ मिली हैं। लोग इन गुफाओं के लिए में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती हैं। ये गुफाएं नर्मदा घाटी, जो कि मैंने कल के वीडियो में आपको नर्मदा नदी के बारे में बताया था, वहाँ पे हैं। तो इस शैल चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें बताया गया है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्रकारियाँ मिली हैं। और उसमें कैसे चित्र किए गए हैं?
तो सजीव चित्रण, जैसे कि इसमें लग रहा है कि ये जो जानवर है ये भाग रहा है और पीछे से उसको कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें जो सजीवन चित्रण किया गया है इसके बारे में बताया गया है। और ये देखिए पत्थर, यहाँ पे गुफा है, ये भीमबेटका का शायद। हाँ, तो ये जो आगे इसमें बॉक्स दिया गया है इसके बारे में कि ये पूरा स्थल के बारे में बताया गया है कि वो क्या होते हैं। तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तट पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो पुरास्थल हैं वहाँ पे जो कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे बर्तन मिले हैं, तो ये बर्तनें, ये लोग अगर यहाँ से प्रवास कर जाते थे तो इन बर्तनों को यहीं पे छोड़ देते थे, क्योंकि ये जो बर्तन है इन्होंने खुद निर्माण करा था, तो इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता था, उनको कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता था, तो ये खुद भी बना सकते थे। इसलिए कहाँ ले जाते, अभी अभी जैसा नहीं था ना कि मतलब अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो गाड़ी वाड़ी मंगाई और उस पर सारा लोड कर दिया। पहला ऐसा नहीं था, तो कठिनाई होती थी, इसलिए लोग ये बर्तनों को वहीं पे छोड़ दिया करते थे। आग की खोज, इसमें बताया जा रहा है, आगे जो हमारा टॉपिक है इसमें आग के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि जो आग है, जो आग का प्रयोग किया गया वो कई कारणों के लिए किया गया। आग का प्रयोग जो है वो कई कारणों के लिए किया गया। पहला तो ये कि जो प्रकाश के लिए किया गया, प्रकाश के लिए किया गया। दूसरा मांस को भूनने के लिए किया गया। और जो तीसरा है वो जो जंगली जानवर थे वो उनसे जो उनको डराने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया। तो आगे देखते हैं कि इसमें एक बॉक्स दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें नाम और तिथियां बताई गई हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको बताते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी मैं एक। तो इस बॉक्स में यही बताया गया है कि जो पाषाण काल के बारे में बताया गया है। देखिए पाषाण काल, जो पाषाण काल है, पाषाण काल के बारे में बताया गया है। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक पूरा पाषाण काल, एक पूरा पाषाण काल में बांटते हैं पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, है ना, और एक हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ये 3 कालों में इसको बांटा जाता है। तो जो मैं पहले पूरा पाषाण काल की बात करूँगी। इसमें जो बताया गया है पूरा पाषाण काल के बारे में, तो मैं बताऊँगी कि आपको पूरा पाषाण काल में इसमें क्या बताया गया है। पूरा पाषाण काल के बारे में बताया गया है कि ये जो है इसमें प्राचीन पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। जो प्राचीन पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा ये जो काल बताया गया है, इसका जो काल था वो 20 लाख से, इसका जो काल था 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व बताया गया है इसका जो काल है। और इसी में आगे जगह नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा। इसी में आगे बताती हूँ कि बताया गया है कि फिर इसमें जो आरंभिक पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो आरंभिक पूरा पाषाण काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक मध्य पूरा पाषाण काल है और एक है उत्तर पूरा पाषाण काल। और जो मानव का जो इतिहास से संबंधित जो अधिक घटनाएं हैं वो हमारा यही पूरा पाषाण काल में ही मिलता है। जो मानव संबंधित अधिक घटनाएं हैं वो इसी पूरा पाषाण काल में मिलता है। अब चलिए हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम, मध्य पाषाण काल, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि पर्यावरण में जैसे बदलाव कैसे हुआ, पर्यावरणीय बदलाव के बारे में इसमें बताया गया है।
पर्यावरणीय बदलाव, इसका जो काल है वो 12,000 से लेकर 10,000 तक बताया गया है। और आगे इसमें जो पत्थर के औजारों का जो प्रयोग किया गया था, जिसको माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण बोलते हैं, इसी काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया था। और आगे मैं बताती हूँ कि नवपाषाण काल के बारे में क्या बताया गया है इसमें। तो नवपाषाण काल, इसका लगभग काल बताया गया है 10,000 वर्ष पूर्व इस युग का आरंभ हुआ था। इसमें बस यही बताया गया है कि इसमें, लेकिन नवपाषाण काल में ही आग का प्रयोग, ये सब जो जंतुओं को पालतू बनाया गया है, इसी काल में बनाया गया था। तो इस बॉक्स को मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और आगे चलते हैं। इसमें जो नया टॉपिक है हमारा, यह है बदलती जलवायु। जैसे कि मैंने मध्य पाषाण काल में पढ़ाया था आपको। तो इसमें लगभग बताया गया है कि लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान होने लगे। तो घास के मैदान होंगे तो भाई इसको खाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो उसके लिए हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय और जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि उनको अब आहार मिलने लगा तो वो जीवित रहने लगे, है ना। इसमें आगे बताया गया है कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब कि अगर हम किसी भी, चाहे वो इंसान हो या जानवर, अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो उसके बारे में हमें पता चलता है कि मतलब कि उसकी क्या आदतें हैं या फिर वो कैसे क्या करता है। तो जानवरों के साथ रहते रहते इन्हें भी जानवरों की कुछ के बारे में समझ में आने लगा था कि इनको ये प्रजनन कैसे करते हैं या फिर ये कैसे हम इनको पालतू बना सकते हैं। तो आगे आगे है इसमें कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसमें थोड़ी सी आधुनिकता की ओर हम बढ़ने लगे हैं इस चैप्टर की ओर। तो इसमें बताया गया है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों और भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। आखेटक से अब कृषक बनने की जो ये है इनकी तैयारी थी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये धीरे धीरे गेहूँ जौ उपजाने लगे और फिर उनसे इनको पता चलने लगा कि भाई और भी जो है हमें उपजा सकते हैं। तो बहुत सारी फसलें उपजाने लगे और उसे उन्होंने स्थायी रूप से आगे देखें कि हम अस्थायी रूप से कृषि करने लगते हैं। तो अभी तो बस कृषक ही बने हैं, आगे देखते हैं। इसी तरह लोग ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। देखिए इसमें जो बताया गया है कि जो लोग थे, एक बच्चे को नहीं देखते हैं कि अगर कोई आपको छोटा सा बच्चा अगर आपके पास नहीं आता है तो उसको एक टॉफ़ी का लालच दीजिए, तो वो दौड़ कर आएगा आपके पास। और धीरे धीरे अगर आप डेली उसको देते हैं तो आपकी तरफ वो आकर्षित होता है, आपसे अच्छे से बात करता है ना। तो इसी के बारे में बताया गया है कि ये जो इस टाइम के जो लोग थे वो पशु को कैसे आकर्षित कर रहे थे अपनी तरफ। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। मतलब ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार बीपीएससी में रिपीट किया गया है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। तो ऐसा नहीं कि बस ये कुत्ते को ही पालतू बनाया, इसके बाद बहुत सारे जीव जंतुओं को भी पालतू बनाना इन्होंने आरंभ कर दिया, क्योंकि इन्हें अब लगने लगा था कि हम बस पहले अगर शिकार करते हैं तो उससे बस मांस की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर हम जानवरों को पालेंगे तो उससे हमें दूध ये सब भी मिलेगा, है ना। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास जो चारागाह लगाकर जो उनको आकर्षित कर रहे थे, इसी तरह वो पशुपालक भी बन गए। जो झुंड में आने लगे जानवर आकर्षित होने लगे क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था। तो किसी के बाहर अगर किसी जानवर को भोजन मिलता है तो वह आकर्षित होने लगता है उस घर की तरफ। तो ऐसा ही करके उन्होंने जानवरों को भी इकट्ठा किया और वो धीरे धीरे पशुपालक बन गए।
बसने की प्रक्रिया में जो आगे बताया गया है, इसमें बस आपको इतना जानना है, इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बताया गया है कि जंगली जानवर जो थे, जंगली जानवरों की तुलना में जो पालतू जानवर थे उनकी दांत और सींग छोटी हुआ करती थी। तो ये जो आपको दांत दिख रहा है ये छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये जो है ये पालतू जानवर के हैं, ये है ये जंगली जानवर के दांत आपको दिखाए जा रहे हैं इसमें, है ना। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इनके जीवन, एक नवीन जीवन शैली के बारे में। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इससे कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देख रेख के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने तक, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों के से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। जैसे कि अभी भी आपके अगर घर में आपके पापा किसान हैं, मेरे भी पापा किसान हैं, तो अगर आपके पापा किसान हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो पापा जो हैं वो बार बार खेतों में अगर अगर उन्होंने कोई फसल बो रखी है तो वो जाते हैं, उनको देखते हैं। अगर वहाँ पे पानी की अधिकता नहीं है तो उसको पानी की आपूर्ति के लिए नल, वहाँ पे जो नलकूप लगा होता है उसका प्रयोग करते हैं। और मतलब समय समय पर उसको देखते रहते हैं, उस जो बोलते हैं ना कि देखभाल करते रहते हैं। और फिर समय आने पर जब फसल पक जाती है तो उसको कटाई भी होती है उसकी। तो उसी तरह ये भी लोग जो थे वो इधर उधर भटक के तो ये काम कर नहीं सकते थे, इसलिए वो उनको एक जगह रहना पड़ा। मतलब कि अस्थाई कृषि तो होती थी लेकिन अस्थाई रूप से होने लगी, है ना। आगे बताया जा रहा है इसमें कि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसे भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद दिया। ये कह रहे हैं कि जो अब इन्होंने अनाज जो उपजाया वो अनाज बस ये अपने खाने के लिए ही नहीं, उसका भंडारण भी करते थे। जैसे हमारे यहाँ अनाज होता है तो एक टोकरी में पहले उसको रख दिया जाता है कि फिर अगली बार इसको हम बोएंगे। तो इसी तरह ये भी गड्ढा खोदते थे और उस गड्ढे में एक, मान लिया कि मिट्टी के अंदर एक गड्ढा खोद दिया और वहाँ पे एक टोकरी में अनाज रख के और इसको पैक करके और ऊपर से मिट्टी से उसको ढक दिया। और जब फिर से हमको अगर अनाज उपजानी है तो फिर इसको निकाल लिया करते थे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार हैं, इसके बारे में क्या है इसको देखते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही में उनसे दूध भी प्राप्त होता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत। ये जो सोर्स की बात की जा रही है यहाँ पे कि अगर आप एक जानवर को पालते हैं तो उससे बस आपको यही नहीं कि उससे बच्चे देते हैं तो उससे बस आप मांस ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उससे दूध भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यही बताया गया है भंडारण का तरीका। आगे आगे देखते हैं कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हम पता लगाएं। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। जो मैप में आपको दिखाया जा रहा था, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। जो कश्मीर में जो गर्तवास जो कश्मीर के में मिला है उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे है कि वास्तव में यह निर्देश स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थीं या नहीं, इससे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते थे। क्या जानने के लिए करते थे? कि कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थीं या नहीं, इसी को जानने के लिए उन्होंने खुदाई करी। इनमें से सबसे रोचक तथ्य हुआ कि अनाज के दानों के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से जले हुए जो अनाज थे उनके अवशेष मिले हैं। तो ऐसा इतिहासकारों को लगता है कि ये गलती से जल गए होंगे या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान करते हैं, सिर्फ फसलों का ही नहीं, उनको हड्डियों का भी पहचान किया जाता है कि भाई वहाँ पे कौन कौन से जानवर उस टाइम पे पाए जाते थे। तो आइए अब हम अस्थाई जीवन की ओर आते हैं कि अस्थाई जीवन की ओर, जैसे कि हम इसकी झलक देख चुके हैं पिछले टॉपिक में।
तो इसमें विस्तार से देखते हैं। पुरातात्विदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। पुरातात्विदों के बारे में मैंने कल बताया था कि वो कौन होते हैं। तो ये जो है वो पुरास्थलों पर जो जहाँ पे ये खुदाई करते हैं वहाँ पे झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बूर्सहोम जो कश्मीर में है, वहाँ से गड्ढे के नीचे घर बने हैं जिसे गर्तवास कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बीपीएससी में। इनमें उतरने के लिए एक सीढ़ी का प्रयोग सीढ़ी भी बनाया गया जिससे लोग इसमें उतरते थे, और उनके बाहर ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती थी। ठंड के मौसम में वो गर्त के नीचे रहते थे, तो कश्मीर में बहुत ठंड होती है, तो इसकी वजह से वो वहाँ मिट्टी के अंदर जो गर्तवास बनाया था उसके अंदर रहते थे। पुरातात्विदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलने की जगहें मिली हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसमें है कि बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिसकी धार और अधिक पैनी है। इसमें जो औजार हैं वो जो देखिए जो मध्य पाषाण काल या पाषाण काल में था, जो औजार थे वो उतने पैनिक नहीं थे, लेकिन जो नवपाषाण काल में है जो औजार है ना वो बहुत पैनिक हो गए, मतलब बहुत धारदार हो गए। उनकी जो आकार थी वो भी छोटे हो गए। उस टाइम पे छोटे नहीं थे, लेकिन नवपाषाण काल में वो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगा और वो छोटे छोटे धीरे होने लगे गए होते गए, और बहुत ही पैनिक उनकी जो आकृति थी वो होने लगी, जिससे कि शिकार करने में और भी आसानी होती होगी। और उन पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ये नवपाषाण काल की बात की जा रही है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि मूसल आपने आपने आपके अपने घरों में देखा होगा कि उसको मूसल बोलते हैं। ऐसा होता है, लोहे का होता है, और इसके अंदर ऐसे लोहे का होता है, उसको इसके अंदर कुछ कुछ रख के और उसको ऊपर से मारा जाता है ताकि वो पिस जाए अच्छे से। आपके घर पे भी होगा, अभी भी प्रयोग किया जाता है इसका। और आगे इसमें बताया गया है कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर कलाकारी भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। ये बोल रहे हैं कि जो आहार का मुख्य हिस्सा था वो चावल, गेहूँ, दलहन, अनाज हो गया था, और जो जो बर्तन थे उनका प्रयोग अब खाना बनाने में भी किया जाता था, जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। अब कपास से क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उससे कपड़ा बुना जाएगा। तो ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। अब ये जो परिवर्तन थे एक साथ ही हर जगह आए होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। वही ज़रूरी थोड़ी है कि आपके गांव में हर जगह पे ये जो भूमि है वो बिल्कुल समतल ही होगी, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, ऐसा होता है ना। तो परिवर्तन भी उसी तरह से आते हैं, एक साथ ही नहीं आते हैं, सभी जगह पे अलग अलग समय पर आते हैं। तो एक तरफ जहाँ कहीं जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन की ओर अग्रसर हो रहे थे। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाते थे। कुछ बंजारे जैसे भी थे, कुछ जो कृषक जो अस्थाई कृषि में की ओर चले गए थे, कुछ वही जो पुराने शिकारी की तरह खेटक थे। इसमें बताया गया है कि ये जो आगे है कि सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, इसके बारे में मेहरगढ़ के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके बारे में बताया गया है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे जो कि पाकिस्तान के पास है के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इसके इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाने और भेड़ बकरी पालने सीखे थे। आपको कल मैं पढ़ाई थी कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सीमा पर जो था, क्या नाम था उसका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वहीं पे जो पहली कृषि की गई थी
उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ भिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते थे। यहाँ पे जो आपको एक घर का जो चित्र दिखाया गया है, ये देखिए मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ में शायद ऐसे ही घर होते थे। इसमें जो चौकोर बताया गया है कि ये है, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें 4 कमरे हैं और एक जो है ये भंडारण के लिए काम में लिया जाता होगा, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। आगे चलिए, आगे देखते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी और उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी देखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कब्र मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इससे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये जो मेहरगढ़ के लोग थे, इनका मानना था कि जो लोगों की मृत्यु हो जाती है तो वो मरने के बाद भी जो है, ये देखिए यहाँ पे चित्र है कि मरने के बाद भी उनको सामान की आवश्यकता होती थी। वो जीवन, उनका जीवन होता था, इसलिए वो उसके साथ, उनके कब्र के साथ उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें थीं वो भी दफना दिया करते थे। ये जो कब्र है यहाँ पे देखिए, जो चित्र दिख रहा है ये मानव है और उसके नीचे जो कब्र में आपको साथ में बकरी जो दिखाई गई है ये है। आगे इसमें एक ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। इसमें दिखाया गया है कि फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। इसमें एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कि देखिए कि किस प्रकार से इसमें कलर किया गया है। उस टाइम भी लोग चित्रकारी के इतने शौकीन थे कि मतलब इसमें कलर भी किया गया। आपको आप देख रहा होगा आपको अच्छे से। इस तरह से तराश कर इस चित्र को बनाया गया है और अभी तक ये सुरक्षित है। तो उस टाइम मतलब किसका प्रयोग करते होंगे ये, तो आइए देखते हैं। इसमें इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था और फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया जाता था। इनका मानना है कि जो लोग थे वो अगर कोई उत्सव होता था तो वो उत्सव में इन चित्रों को बनाया करते थे, या शिकार करने जा रहे हैं तो उससे पहले खुशी मनाया करते थे। तो हमें, हमारे घर अभी भी उत्सव होता है तो, या फिर जैसे कोई पूजा होती है तो उसमें हम बहुत सारी मूर्तियाँ बनाते हैं, खरीद कर लाते हैं, तो ये खुद ही बनाया करते थे, ऐसा माना जाता है। तो ये चैप्टर हमारा आज यहीं पे समाप्त हो जाता है। एक इसमें एक पुरास्थल के बारे में ढूंढने के लिए बताया जा रहा है कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहनों का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो ये आपको एटलस में ढूंढने के लिए बताया जा रहा है कि ये जो स्थान बताया गया है इसमें जो ये जो सीरिया बताया गया है, या फिर इसमें जो अदर स्थान बताए गए हैं, लाल सागर या भूमध्य सागर, इस सब को आप ढूंढिएगा एटलस में कि कहाँ पे है, इसके बारे में बताया गया है। और ये चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है और इसका जो क्वेश्चंस है आप लोग खुद से कोशिश कीजिए कि इसको लिखें। और जो पीटी के दे रहे हैं, पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपने पढ़ लिया है, बिगनर्स के लिए ये नहीं है, जो अच्छे खासे पढ़ लिए हैं उनके लिए है कि अगर आप पढ़ लिए हैं तो मतलब आप ये मत कोशिश कीजिए कि भाई पीटी निकलेगा तब मेंस का, नहीं। आप एनसीईआरटी को पढ़िए और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं भले ही उसको 10 लाइन में ही लिखिए, लेकिन लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए, तभी आपकी आंसर राइटिंग्स डेवलप होंगी। और उसके लिए एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के लिए और कोई रास्ता दूसरा नहीं है। आपको इसके लिए ये एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और एनसीईआरटी क्वेश्चनों को करना सीखिए, उसको चैप्टर को एक बार पढ़िए, फिर से खुद से रिवाइज़ कीजिए और उसके क्वेश्चंस को पकड़िए और लिखने का प्रयास कीजिए कि आप कितना लिख पाते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और मेरे वीडियो को ये बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं मेहनत तो कर रही हूँ आपके लिए। आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, सेफ़ रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय, थैंक यू।